तो दोस्तों आज हो गया 31 अगस्त 2021 बिहार समेत देश में की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को गाजियाबाद के लोनी में हुई किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। इस दौरान करनाल में किसानों पर हरियाणा पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर बोलते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए लाठियों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो गलतफहमी में है। किसान डरने वाला नहीं है। आपको बता दें, किसान नेता ने कहा कि अधिकारी होने के बाद भी आदेश दे रहा है कि सर फूटे बिना कोई नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आईएएस अधिकारी करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा का परिवार और वो खुद आरएसएस से जुड़े हुए हैं। जानबूझकर किसानों का सिर फोड़ा गया, हड्डियां तोड़ी गई। इससे पहले भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने सरकार की तुलना तालिबानियों से की थी। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक की पिटाई और वाहन में बांधकर घसीटे जाने की घटना और देश के कुछ अन्य हिस्सों में भीड़ द्वारा लोगों की पिटाई से संबंधित कुछ अन्य घटनाओं को लेकर सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने सवाल किया है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 15 और 25 भी बेच दिए गए हैं। उन्होंने इन घटनाओं का उल्लेख करते हुए एक वीडियो साझा किया और ट्वीट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 25 भी बेच दिए गए हैं। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 15 के मुताबिक राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो वहीं अनुच्छेद 25 के तहत प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। दरअसल रीवा में वाहनों की बैटरी चुराने के संदेह में एक युवक की पिटाई की गई थी। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरी बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा घटनाक्रम ने सुरक्षा के नए सवाल खड़े कर दिए हैं और केंद्र सरकार सतर्क और किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत को अफगानिस्तान के घटनाक्रम का फ़ायदा उठाकर सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा कि वहाँ के हालात पर हमारी सरकार लगातार नज़र बनाए हुए है। हम प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित देश वापस लाएंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने कश्मीर की स्थिति पर बोलते हुए कहा कि कश्मीर में बचा हुआ आतंकवाद भी खत्म होकर रहेगा। चौथी बड़ी खबर, भारत में पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में कोरोना मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा कोविड महामारी की तीसरी लहर का संकेत हो सकता है। आपको बता दें कि सोमवार के आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में 42,909 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि ये आंकड़ा रविवार के मुकाबले घटा है। ये लगातार 5वां दिन है जब कोरोना मामलों का आंकड़ा 40,000 के ऊपर है। इसके साथ ही देश में संक्रमण का आंकड़ा 3,76,324 हो गया है। पांचवी बड़ी खबर, ईडी ने रविवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को तलब किया है। इसको लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे परिवहन मंत्री अनिल परब को ईडी की ओर से अचानक नोटिस मिला है। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये डेथ वारंट नहीं है, ये हमारे लिए मेडल है। ईडी ने बेहतरीन अधिकारी को इसमें रखा है। इस तरह का पत्र राजनीति में काम करने वालों को आते रहते हैं। इसी के साथ शिवसेना नेता संजय राउत ने आगे कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बहुत मजबूत है और भाजपा इसे नहीं तोड़ सकती। उन्होंने कहा है कि सरकार 2 साल से सत्ता में है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। छठी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मेरठ में ऑल इंडिया मंच से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्षद की गोली मारकर हत्या का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। पार्टी सुप्रीमो और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एमआईएम के नेता की हत्या को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि योगी राज में ये हमारे दूसरे पदाधिकारी की हत्या है। दरअसल एमआईएम के पार्षद जुबैर अंसारी की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरठ नगर निगम के एमआईएम पार्षद जुबैर अंसारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेरी दुआएं उनके परिवार के साथ है। योगी राज में हमारे दूसरे पदाधिकारी की यह हत्या है। केरल और बंगाल में राजनीतिक हिंसा का उत्तर प्रदेश की तुलना में ज़्यादा महत्व क्यों है? उन्होंने पार्षद की हत्या में न्याय की मांग की है। मुसलमान जो है सिर्फ उनकी गुलामी करना, कैदी बन के रहना और उन्होंने जैसा बोले उठना, उन्होंने जैसा बोले सो जाना। हम ये बोल रहे हैं कि हम भारत की डेमोक्रेसी में हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए और उस वक्त मिलेगा जब हम इलेक्शन लड़ेंगे और वोट डालते आए। अब वोट डालना भी पड़ेगा अपने अपने पार्टी कैंडिडेट। ये हमारी सोच है, ये हमारा काम है। और इनका मसला ये है कि
अब ये बोलते हैं कि आप कुछ मत बोलो, आप खामोश बैठो, खामोश बैठो। खामोश बैठने से क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। पार्लियामेंट में आप देख लीजिए, जब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आया, जिसकी वजह से आज बहुत से इंटेलेक्चुअल्स, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से दलित समाज के लोग, ट्राइबल समाज के लोग और यंग मुस्लिम्स को बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट यूएपीए में डाल रही है। कौन सपोर्ट करा लोकसभा में? कांग्रेस। राज्यसभा में कौन सपोर्ट करे? कांग्रेस। आप हर जगह पे बीजेपी को सपोर्ट करते लॉज बनाने में, और वो लॉज का इस्तेमाल इन तमाम लोगों पे होता, और आप हम पे उंगली उठाते। तो ये कांग्रेस पार्टी, इसी वजह से इनका ये हाल हो चुका है। आगे भी बुरा हाल होगा इंशाअल्लाह। जमहूरियत हर एक को इख्तियार है अपनी आवाज उठाने का, अपने फैसले लेने का। भाई यहाँ तक तो आप मानते हैं ना कि बहुत से लोग तो बेदार हो चुके हैं। बेदार तो हो गए ना, आप भी आगे भी होंगे इंशाअल्लाह। एक आदमी बेदार हो गया हजारों में, उन्हें सबको जगह देता हूँ। एक आदमी उठना खाली, हजारों को उठाने का नहीं। एक आदमी उठ गया तो सबको उठा देता हूँ, और उठेंगे इंशाअल्लाह। One question. You think 26,700 kilometers of national highway is languishing in this country? Where? There's not a single national highway that's languishing. Go anywhere, it's full. Yeah. No. But Leela Hotel, I told you the rules, right? Is Leela Hotel a strategic asset? Is Leela Hotel stopping monopolies in the hotel business? No. We have as Chitambaram ji pointed out, we have a logic, right? The logic is non-strategic, non-monopolies, minimal market share. Does Leela Hotel have 90% market share in hotels? No. Right? So, coming to the languishing point, which is an important point you raised. Road sector is not languishing. Railway sector is not languishing. Power transmission sector is not languishing. Mining sector is not languishing. Telecom sector is not languishing. Warehousing is not languishing. So, what's she talking about? Which sector here is languishing? Even stadiums are not languishing. Though, frankly, on stadiums, if they want to privatize the stadiums, they're welcome to privatize the stadiums. So, also when you're asking these questions, there's got to be a little bit of observation on your part.